Dear student, today we are taking the topic Indian trades, colonialisms and the global system from chapter The Making of a Global World. Historically, fine cottons produced in India, it was exported to Europe. ऐतिहासिक रूप से जो फाइन कॉटन भारत में प्रोड्यूस होती थी वो यूरोप को एक्सपोर्ट कर दी जाती थी. विद इंडस्ट्रियलाइजेशन British cotton manufacture began to expand. When industrialization start in Britain, the British cotton manufacturers start expanding their business, and industrialists pressurize the government to restrict cotton import and protect local industries. इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होने के बाद ही ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चरर्स ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया और इंडस्ट्रीज ने गवर्नमेंट पे ये प्रेशर माउंट किया कि वो कॉटन इंपोर्ट जो भारत से होता है उसको रोके और जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं उसको प्रोटेस्ट करें. टैरिफ वर इम्पोज ऑन द क्लॉथ इम्पोर्ट. टैरिफ जो है हैवी टैक्स वर इम्पोज ऑन द cloth that was imported to Britain from India. हैवी टैक्स लगा दिया गया भारत से जो क्लॉथ इंपोर्ट ब्रिटेन में होता था. कॉन्सिक्वेंटली इसका परिणाम ये हुआ द इनफ्लो ऑफ द फाइन इंडियन कॉटन बिगन टू डिक्लाइन. इसलिए जो था जो भारत से फ्लो ब्रिटेन में होता था द इनफ्लो ऑफ फाइन कॉटन्स इट स्टार्ट डिक्लाइनिंग, ये कम होना शुरू हो गया. फ्रॉम द अर्ली 19th century से ही ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स आल्सो बिगिन टू सीक ओवरसीज मार्केट. 19th century से ही ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स जो थे, ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, दे स्टार्ट टू सर्च द ओवरसी मार्केट फॉर देयर क्लॉथ. उन्होंने अपने जो मशीन मेड क्लॉथ था उसके लिए मार्केट को सर्च करना शुरू कर दिया. दे एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ब्रिटिश मार्केट बाय टैरिफ बैरियर्स, और उन्होंने ब्रिटिश मार्केट को टैरिफ बैरियर्स से एक्सक्लूडेड कर दिया. इंडियन टेक्सटाइल्स नाउ फेस स्टिफ कंपटीशन, और जो इंडियन टेक्सटाइल था वो अब टफ कंपटीशन फेस करने लगा इन द इंटरनेशनल मार्केट में. इफ़ वी लुक एट द फिगर ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, अगर हम भारत से एक्सपोर्ट को फिगर को देखें तो वी सी ये स्टडी डिक्लाइन से हम देखेंगे कि लगातार वो कम होता चला जा रहा है. जो कॉटन टेक्सटाइल का जो शेयर था दैट वाज इम्पोर्ट टू ब्रिटेन, द शेयर ऑफ इट इज कंटिन्यूसली डिक्लाइन फ्रॉम सम 30% अराउंड 1800. जो 1800 में 30% था, that comes falls in 15% in the year of the 1815, और 1815 में ये 15% हो गया, और 1870 तक द proportion of importing of cloth from India to Britain had dropped to below 3%. ये 3% पे एक्सपोर्टिंग जो थी वो भारत की रह गई. वाट देन डिड इंडिया एक्सपोर्ट, फिर भारत जो है क्या एक्सपोर्ट करता था. द फिगर अगेन टेल ए ड्रामेटिक स्टोरी, और फिगर जो है ये एक नाटकीय स्टोरी बताती है. वाइल एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर डिक्लाइन रैपिडली, जब मैन्युफैक्चरर्स का एक्सपोर्ट जो था वो तेज़ी से घट रहा था तो एक्सपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स इनक्रीज इक्वली फास्ट. तो जो रॉ मटेरियल का जो एक्सपोर्ट था इट वाज कंटिन्यूसली रीजन, वो लगातार बढ़ रहा था. बिटवीन 1812 एंड 1871, 1812 और 1817 के बीच में रॉ कॉटन जो था उसका शेयर जो था इट रोज फ्रॉम 5% to 35%. जो कॉटन का एक्सपोर्ट था भारत से वो जो 5% से 35% हो गया रॉ मटेरियल का, रॉ कॉटन का. It rose from 5% to 35%. Indigo used for dyeing cloths was another important export from India.
इंडिया इंडिगो जो कपड़े को रंगने में काम आता है, ये दूसरा इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट था जो भारत से ब्रिटेन के लिए किया जाता था मैनी डेकेड्स, कई शताब्दी तक। एंड एज यू ऑलरेडी नो, as you already read last year, so opium shipment to China grew rapidly from the 1820। जो ओपियम शिपमेंट थी चाइना के लिए, यानी कि अफीम की जो खेती भारत में की जाती थी और जो इसे जो है चाइना को एक्सपोर्ट किया जाता है, इट ग्रू रैपिडली फ्रॉम द 1820। ये 1820 में ये बहुत तेज़ी से बढ़ी, टू बिकम फॉर ए वाइल इंडियाज सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट। और ये जो है 1820 से जो भारत से सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट चाइना के लिए होता था, ये सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हो गया। ब्रिटेन ग्रू ओपियम इन इंडिया। ब्रिटेन जो है वो इंडिया में ओपियम को उगाता था, एंड इट वाज एक्सपोर्टेड इट टू चाइना, एंड विद द मनी अर्न थ्रू द स्टेट सेल इट फाइनेंस इट्स टी एंड अदर इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना। तो ब्रिटिश जो ओपियम्स भारत में उगाता था उसको जो है चाइना को एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। वाट एवर द मनी अर्न बाई ब्रिटेन फ्रॉम ओपियम्स, दिस मनी used in financing the tea and other import from China। तो दूसरे टी और अदर इम्पोर्ट चाइना से होते थे, उस पैसे का फाइनेंस कर दिया जाता था। उस पैसे की अर्निंग जो होती थी उससे दूसरे इम्पोर्ट टी और दूसरे इम्पोर्ट को फाइनेंस करने में कर दिया जाता था। ओवर द 19th सेंचुरी के बाद ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स फ्लडेड द इंडियन मार्केट। ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स ने भारतीय बाजार को पूरी तरह फ्लडेड कर दिया, पूरी तरह भर दिया। फूड ग्रेन्स एंड रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। फूड ग्रेन्स और जो था रॉ मटेरियल भारत से ब्रिटेन में एक्सपोर्ट होता था, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में जो एक्सपोर्ट होता था वो बढ़ गया। बट द वैल्यू ऑफ द ब्रिटिश एक्सपोर्ट टू इंडिया वाज मच हायर देन द वैल्यू ऑफ द ब्रिटिश इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया। तो वैल्यू ऑफ द ब्रिटिश एक्सपोर्ट जो थी, जो चाइना को, जो भारत में को होती थी एक्सपोर्ट, वो बट द वैल्यू ऑफ द ब्रिटिश एक्सपोर्ट टू इंडिया, जो ब्रिटिश एक्सपोर्ट जो भारत को होती थी वो काफ़ी ज़्यादा थी इन कंपेरिजन द इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया। जो भारत से इम्पोर्ट होता था उसके मुकाबले जो एक्सपोर्ट ब्रिटिश से इंडिया से किया जाता था, ब्रिटिश के लिए वो बहुत ज़्यादा था। थर्स ब्रिटेन हैड ए स्टेट सरप्लस विद इंडिया। इसलिए जो है ब्रिटेन हमेशा भारत के साथ स्टेट सरप्लस में रहता था। ब्रिटेन यूज दिस सरप्लस टू बैलेंस इट्स स्टेट डेफिसिट विद अदर कंट्री। तो ब्रिटेन इस मनी का यूज जो था, जो सरप्लस स्टेट सरप्लस से उसे मिलती थी, उसका इस्तेमाल जो था वो दूसरे देशों के साथ बजट घाटे कर दिया करता था। That is with countries from which Britain was importing more than it was selling to। और उन देशों से कर देता था जिससे वो इंपोर्ट ज़्यादा करता था सेल करने के मुकाबले। इस पैसे का इस्तेमाल ब्रिटेन जो है उन देशों के साथ कर देता था। दिस इज हाउ ए मल्टीलेटरल सेटलमेंट सिस्टम वर्क। और इस तरह से एक मल्टीलेटरल सेटलमेंट सिस्टम काम करता था। इट अलाउ वन कंट्री डेफिसिएट विद द अनदर कंट्री। और ये एक कंट्री के बजट घाटे को दूसरे कंट्री के साथ बजट घाटे के साथ कर देता था, टू बी सेटल्ड, उसको सेटल कर देता था बाय इट सरप्लस विद थर्ड कंट्री, एक तीसरे कंट्री के सरप्लस मनी को, बाय हेल्पिंग ब्रिटेन बैलेंस इट्स डेफिसिट। और इस तरह से ब्रिटेन की बैलेंस की जो है, जो बैलेंस का घाटा था वो जो था उसमें सहायता करता था। इंडिया प्ले एक क्रूशल रोल इन द लेट 19th सेंचुरी वर्ल्ड इकोनॉमी। इस तरह से जो है इंडिया ने एक लेट 19th सेंचुरी वर्ल्ड इकोनॉमी में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। ब्रिटिश स्टेट सरप्लस इन इंडिया आल्सो हेल्प पे द सो कॉल्ड होम चार्जेस दैट इंक्लूड प्राइवेट रेमिटेंस होम बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल। ब्रिटेन ट्रेड सरप्लस जो भारत के संग होता था उसका इस्तेमाल जो है, जो
हम HRA वगैरह, हाउस रेंट अलाउंसेस जो अपने अधिकारियों को वो भारत में जो रहते थे उनके उसको पूरा करने के लिए करता था, और ट्रेडर्स को इंटरेस्ट पेमेंट ऑन इंडियन एक्सटर्नल डेट्स, और जो भारत दूसरे देशों से ऋण लेता था उसके इंटरेस्ट को पे करने के लिए इस सरप्लस मनी का इस्तेमाल करता था। एंड वाट एवर द British official reside in Britain also provide pensions to their British officials, those who are living in Britain, from this money.